Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए, कल मेरा सोशल साइंस जो पार्ट 20 था वो कंप्लीट हो गया। तो आज हम हिंदी लेकर आए हैं और हिंदी में गद्यांश लेकर आए हैं। और ये गद्यांश इसलिए ये हर स्टूडेंट को जरूरी है, या वो कंपटीशन की तैयारी करता हो जिसमें अगर हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर गद्यांश आता है तो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो चलिए आज इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। किसी भी तरीका से कुछ भी लिखा हुआ कहानी आए, है ना, आप गद्यांश 1 मिनट में आप बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखकर। तो आइए हम आप लोगों को अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, लिखा हुआ है आपको एग्जाम में भी इसी तरीका से लिखा हुआ रहता है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कह रहा है कि जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आंसर दीजिए। तो चलिए हम आप लोग के साथ पढ़ते हैं। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां कहा और कवियों ने रचनाएं रची। यानी चंद्रमा के बारे में अनेक प्रकार के गढ़ा है, कहानियां लिखी है, अनेक चीज किए हैं। किसी ने उसे राजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि का देवी कहकर पुकारा। किसी ने बिरहनी उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन का क्षुब्ध होकर उसे बुढ़ा और बीमारी समझ लिया। बालक श्री रामचंद्र माँ को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए छठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखा देना। ये आपका कहानी है। ये कहानी दिए हुए हम इस सिर्फ समझाने के लिए ये कहानी दिए हुए हैं। आप लोग को अनेक प्रकार की कहानी आएगा, है ना, और अनेक सवाल भी रहेंगे। तो आप तो इसको पढ़ लिए। दूसरा क्या है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, इसके बाद फिर आप गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्या लिखा है, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानी लिखी है। यानी कह रहा है कि संसार यानी दुनिया में प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानी लिखा है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति, यह देखिए संसार आ गया, प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानी गढ़ा है और कवियों ने रचनाएं रची है। यह देखिए यहाँ पे देश दिया हुआ है ना, इस टाइप का। तो ये है, यहां से यहां तक आपका पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चलिए उतारते हैं आप सभी को। संसार, तो पहला के लिख दिए यहां से आप, संसार का से लेकर यहां तक है पहला कैंसर। यानी संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानी लिखी, तो संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानी गढ़ा है और कवियों ने रचनाएं रची है। ठीक है, इसी में से है। अब दूसरा का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा को किस उपनामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, ये तो आप यहाँ तक आंसर एक हो गया। अब जानते हैं कि ये कैंसर होगा, दोबारा वहां से नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो किसी ने उसे राजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। यानी कह रहा है कि चंद्रमा को उपनाम दिया। उपनाम मतलब दूसरा नाम दिया। क्या है, दूसरा नाम। तो यह देखिए यहाँ से कह रहा है कि किसी ने चंद्रमा को राजनीपति माना, ठीक है, तो किसी ने उसे रात्रि का देवी कह के पुकारा, क्योंकि चंद्रमा रात में निकलता है। ठीक है, तो किसी ने बिरहनी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बुढ़ा और बीमारी समझ लिया। यानी चंद्रमा को कोई बीमार समझ रहा है, कोई देवी का, रात्रि का देवी मान रहा है, यानी इस टाइप का कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा ख का आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। देख रहे ना, ये पहचान लीजिएगा। ये जैसे ही ऐसा आपका चिन्ह दिया हुआ रहेगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ तक आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी चंद्रमा को उपनाम दिया जा रहा है, अलग अलग प्रकार का उपनाम दिया जा रहा है। तो दूसरा कैंसर कहां से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो दूसरा के यहाँ से आप लिख सकते हैं, किसी ने उसे राजनीपति माना, यानी उपनाम के बारे में कह रहा है। यानी सवाल को एक बार समझ लेना है कि सवाल क्या कर रहा है। इसके बाद गद्यांश को जो लिखा हुआ है उसको एक बार और समझ लेंगे कि इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा। तो चंद्रमा को किस उपनामों से संबोधित
किया जाता है, किया जा रहा है ना। तो यहाँ देखिए किसी ने उसे राजनीति माना, तो हम यहाँ पे लिख दिया किसी ने उसे राजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि का देवी कह के पुकारा, तो किसी ने वीरानी से उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बुढ़ा और बीमार ही समझ लिया। कोई दिक्कत? अब देखिए ग का क्वेश्चन क्या है, बालक को शांत करने का क्या उपाय था, बालक को शांत करने का क्या उपाय था। फिर हम चलेंगे, अब तो यहाँ तक आंसर लिखा ही गया। अब आगे देखें, बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, ये तो नहीं आंसर होगा क्योंकि वहां शांत करने की बात कर रहा है। तो सूर्य को श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। बालक को देखिएगा, बालक को शांत, यहाँ पे आ गया, बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, क्या उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखाना। यानी चंदा को जो छवि है, चंदा को उसका छवि को पानी में दिखाना, तो बच्चा को, बालक को शांत करने का उपाय था। तो कहां से आंसर होगा, बालक को शांत करने का। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं आंसर। तो क्या हुआ, बालक को शांत करने के क्या उपाय था, तो बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखा देना। तो ये देखिए आप सभी को सवाल का भी और जवाब, और सवाल कहां से आया है, इसी में से, और जवाब कहां है, इसी में से। यानी गद्यांश हम उस चीज को कहते हैं, गद्यांश जिसमें सवाल उसी में रहता है और जवाब भी उसी में रहता है। सिर्फ ध्यान पूर्वक उसे पढ़ना है और समझ कर उसका आंसर बनाना है। तो दुनिया का कोई भी कहानी, आपको कोई भी गद्यांश अगर आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसी को पॉइंट देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा क्या कह रहा है, कहाँ पे। जैसे अभी कहा ना, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानी लिखी है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानी गढ़ा, यानी कहानी बताया, ठीक है, और कवियों ने रचनाएं रची। आंसर हो गया कि नहीं। तो उसी तरीका से आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा और गद्यांश में से ही सवाल नीचे दिया हुआ रहेगा। एक बार पूरा को पढ़ लीजिए, फिर सवाल को पढ़िए और फिर सवाल को पढ़ने के बाद तुरंत इसका आंसर वहां पे ढूंढने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कहां पे और कैसे होगा। तो इस टाइप पे से आप गद्यांश को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये गद्यांश एक चीज में काम नहीं आता है, सोच रहे हो तो मैट्रिक क्लास में काम आता नहीं। हम लोग सीटेट का एग्जाम दिए या बड़े बड़े बीए के लोग एग्जाम देते हैं, अनेक प्रकार के देते हैं, तो कभी कभी गद्यांश आ जाता है। तो गद्यांश आ जाता है तो गद्यांश अच्छे तरीका से बना सकते हैं। अगर 15 नंबर का अगर गद्यांश आता है तो 15 नंबर में 15 नंबर आप ला सकते हैं, अगर ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़िएगा, सवाल को पढ़ के इसके बाद दोबारा गद्यांश को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसके बाद इसको आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आराम से जितना नंबर का गद्यांश रहेगा आप सभी को उतना नंबर का गद्यांश आ जाएगा। तो आज आप लोग को समझ में आ गया होगा गद्यांश के बारे में। तो चलिए कल हम आप लोगों को नेक्स्ट हिंदी वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोग का मैट्रिक क्लास में एक एप्लीकेशन लिखने के बारे में आता है, कि किसी पर एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो कल हम एक एप्लीकेशन वाला वीडियो बनाएंगे ताकि आपका दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं या किसी पर भी आए। तो आपको जिस तरीके से ये गद्यांश है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला आ जाए, कोई भी अगर आएगा, कोई भी कहानी लिखा हुआ रहेगा तो आप उसे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सवाल को पढ़िएगा, सवाल के बाद तुरंत इसको पढ़ने के बाद हमें खोजिएगा कि इसका सवाल का जवाब कहाँ है, आपको आराम से मिल जाएगा और अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो उसी तरीका से हम कल आप लोग को वीडियो बना देंगे एप्लीकेशन का, कि किसी भी तरीका से कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आप लोगों का एक प्रचार वाला आता है जिसको एड, उसको भी हम आप लोग को बता देंगे। यानी धीरे धीरे हिंदी में जो मेन जो आने वाला है उसको ऐसा बता देंगे कि आगे भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.